everybody, I am Pavitra Bag here to teach you biology. So welcome to your own YouTube channel देश की शिक्षा DKS. Guys, हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के एज वेल एज केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, वो भी 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। जनरली हम 9th एंड 10th क्लास में फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे एंड 11th एंड 12th में आपको पूरा नीट एंड जेईई के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। केमिस्ट्री के लिए आसिफ सर वीडियोज अपलोड करेंगे और बायोलॉजी के लिए हम, ठीक है। सो पहला जो चैप्टर है 11th बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड आज स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा द लिविंग वर्ल्ड होने वाला है और वो भी आपका 11th बायोलॉजी का है। ये फर्स्ट चैप्टर आता है 11th बायोलॉजी में, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का क्लास। ओके, सो माई सेल्फ पवित्र बाग, आप लोग हमें जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल के साथ देश की शिक्षा करके, जहां पे आपको ये लोगो दिख जाएगा आपको, जहां पे आपको नोट्स एंड अपडेट्स मिलता रहेगा हमारे चैनल के रिलेटेड, कौन सा लेक्चर अपलोड होने वाला है और कौन सा लेक्चर का कौन सा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लो। और इंस्टाग्राम में भी मुझे पर्सनली जुड़ सकते हो कोई डाउट क्वेरीज के लिए, pavitra.bag में ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। और हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है गाइज, पहला यूनिट आता है 11th का जो चैप्टर है, पहला फर्स्ट यूनिट में हमारा 5 यूनिट है 11th में और 12th में भी 5 यूनिट है। उनमें से जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो यूनिट है वो आपका 4 चैप्टर से कंसिस्ट करता है। जैसे कि पहला चैप्टर आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम गाइज, एंड फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज एनिमल किंगडम। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल देश की शिक्षा में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक बिलो है, ओके, डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स बिगिन, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। सो द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले देखो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं गाइस, तो बायोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे मन में होना चाहिए कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या है, ये हमें आना चाहिए। क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। सो बायोलॉजी का मतलब हो गया बेटा द स्टडी ऑफ, और ऐसे बोल सकते हो इट इज नथिंग बट द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जितने भी दुनिया में लाइफ फॉर्म्स है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने को, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआन हो, इनके बारे में स्टडी करना को हम कहते हैं बेटा बायोलॉजी। और बायोलॉजी का 2 ब्रांचेस है जनरली, एक तो आपका बॉटनी है जिसमें हम प्लांट के बारे में बात करते हैं, और दूसरा है आपका बेटा सेकेंड है जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। सो जनरली ब्रॉडली देखा जाए तो बायोलॉजी का 2 कैटेगरी है, 2 ब्रांचेस है, वन इज योर बॉटनी, अनदर वन इज योर जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज बॉटनी अगर कोई पूछे तो आंसर देना दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे जूलॉजी के। जूलॉजी में क्या करते हैं हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर आपको एक बेसिक सा क्वेश्चंस वगैरह आना चाहिए, जैसे कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी आपका टोटल बायोलॉजी जो है, टोटल बॉटनी एंड टोटल जूलॉजी, दोनों का टोटल को लेकर होता है बॉटनी। तो इसी के हिसाब से फादर का जो नेम है याद कर सकते हो, टोटल वर्ड से याद कर सकते हो, दैट इज एरिस्टोटल, दैट इज एरिस्टोटल, राइट। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, उसी तरह फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी भी आपका एरिस्टोटल ही है, एरिस्टोटल ही फादर ऑफ जूलॉजी है। ठीक, उसी तरह से आपको याद करना है फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस। देखो फ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, फ्रास्टस जो वर्ड है बेटा आपको फॉरेस्ट जैसा सुनाई दे रहा होगा, फ्रास्टस, फॉरेस्ट, फ्रास्टस, फॉरेस्ट, इस तरह से, ठीक है। तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है बेटा प्लांट्स होते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं हम बॉटनी कहते हैं। तो इसी वे से आपको एक लॉजिकली आप याद कर सकते हो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का फादर कौन है, थियोफ्रास्टस। ऐसे याद कर सकते हो, फॉरेस्ट में प्लांट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों।
ये हो गया आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये लिविंग क्या है ये समझ में आना चाहिए। लिविंग लिविंग जो बोल रहे हैं ये इसका मतलब क्या है, और लिविंग है भी तो कहाँ पे रहता है। तो पहला एक वर्ड आता है बेटा हैबिटाट करके, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटाट, ये पहला मीनिंग आपको आना चाहिए। और हम लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में भी बात करना चाहिए। तो पहले जो हम हैबिटेट क्या है वो जानेंगे। हैबिटेट का मतलब होता है बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वो लाइफ सरवाइव करता है, उस प्लेस को, उस पर्टिकुलर जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। तो सिंपली अगर हैबिटेट का मतलब मैं लिखूं, हैबिटेट इज नथिंग बट द प्लेस वेयर द लिविंग द ऑर्गेनिज्म लिव, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। तो अगर मैं हैबिटेट का बात करूं किस तरह का हैबिटेट हो सकता है, अगर मैं बोलूं हिमालय, हिमालय में क्या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली मिलेंगे आपको। वहां पे जो जैसे कि कोल्ड एरिया में बात कर दूं, पोलर एरिया जहां पे माउंटेन्स में बर्फ गिरता रहता है, वहां पे क्या मिलता है बच्चों, देखा जाए तो पोलर बियर वगैरह मिलते हैं। तो एक हैबिटेट का नाम यहाँ पे लिखा हूं मैं, कोल्ड माउंटेन्स। कुछ ऐसे माउंटेन्स है जहां पे बर्फ से घिरा हुआ माउंटेन्स है, ठीक है, कोल्ड माउंटेन्स हो गया। और ऐसे भी जगह है जैसे घना जंगल जिसको हम कहते हैं बेटा डेसिडुअस फॉरेस्ट, जहां पे इतना पेड़ इतना पौधा उगा होता है जहां पे आपको चलने के लिए रास्ता नहीं होता, उस तरह का फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, उस तरह के और जगह में भी ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं आपको। अगर मैं बोलूं मैराइन, ओशियन, ओशियन के अंदर इतना नमक होता है, इतना सॉल्टी पानी होता है, फिर भी वहां पे ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है। फिर हम बोल सकते हैं ये ओशियन हो गया, तो हम सल्टी वाटर का बात कर दिए, तो यहाँ पे लेक्स का भी बात कर सकते हो, जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में तो आपको पता है बेटा मछली वगैरह मिलता है, ठीक है। और बात करेंगे तो डेजर्ट, डेजर्ट जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे पानी कम होता है, धूप बहुत ज्यादा होता है, सॉइल का कमी होता है, जैसे कि वहां पे कैक्टस प्लांट वगैरह रहते हैं, जहाँ पे आपको कैमल रहने को देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी एक तरह का क्या है बेटा हैबिटेट है, ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करें हॉट स्प्रिंग, उस तरह से अगर बात करें हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग बेटा कुछ ऐसा जगह है जहां पे पानी उबलता रहता है, मतलब पानी ऐसे उबल रहा होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका अगर टेम्परेचर देखा जाए ना मोर देन 100 डिग्री होता है, मोर देन आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह के एरिया में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो कोई भी जगह में अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हम कहेंगे बेटा हैबिटेट। आई होप इतना बातें समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, हाउ टू डिफाइन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी बुक कहता है 11 बायोलॉजी का, वो कहता है बेटा दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। पहला है तो फिलोसोफिकली, फिलोसोफिकली क्या है बेटा, मतलब बोला जाएगा कि भगवान है, भगवान जो आए ऐसे 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 करके आशीर्वाद दिए और यहाँ से ऐसे एनर्जी निकला और यहाँ पे प्लांट ऑर्गेनिज्म टाइगर भालू हाथी मनुष्य सब कुछ मतलब उगे बन गए। तो इसको कहते हैं फिलोसोफिकली, ठीक है। ये एनसीईआरटी कहता है कि हम बात कर सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका लिविंग बने हैं भगवान के वजह से, कोई स्पिरिट के वजह से। और लिविंग को डिफाइन करेंगे और एक तरीके से जिसको हम बोलेंगे लॉजिकल। एनसीईआरटी कहता है दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो लॉजिकली और यू कैन से टेक्निकली, और दूसरा है बेटा आपका फिलोसोफिकल। टेक्निकली हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक लिविंग को, कैसे डिफाइन करेंगे। टेक्निकली जब हम डिफाइन करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपैरिजन करेंगे। नॉन लिविंग जिसके अंदर जीवन नहीं है, जो कुछ नहीं कर पाता है, उसको नॉन लिविंग कहते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, लिविंग को कंपेयर करेंगे, उनका प्रॉपर्टी, लिविंग एंड नॉन लिविंग के प्रॉपर्टी के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। ये बात कहता है हमारा एनसीईआरटी। सो लॉजिकली कैसे होगा बेटा, पहला बात है हम क्या करेंगे इसमें कंपैरिजन करेंगे। किस चीज का कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर्टी का कंपैरिजन बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में हम क्या कर देंगे कंपैरिजन कर देंगे। सो ये हो गया आपका दो वे जो एनसीईआरटी डिस्कस करता है आपको लॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली, जैसे कि हम
लाइफ को डिफाइन कर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ मैंने अभी कुछ देर पहले आपको हैबिटेट के बारे में बताया था। ये जो पहला फिगर देख रहे हो, ये है बेटा कोल्ड माउंटेन्स, जहाँ पे इतना बर्फ एरिया है फिर भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ये दूसरा जो फिगर है आप देख सकते हो, ये आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल। ये तो मैं फोटो डाला हूँ, इतना डेसिडुअस है नहीं, इससे भी कहीं खतरनाक जंगल होते हैं बेटा। ठीक है, ये तीसरा है बेटा मेराइन। मेराइन में बड़ा बड़ा डल्फिन, बड़ा बड़ा शार्क वगैरह मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे लेक्स, फोर्थ जो पिक्चर दिखा रहे हैं हम, दैट इज लेक्स। लेक्स में भी बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो डिजर्ट है, ये आपका डिजर्ट है। डिजर्ट में देख सकते हो छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पे कैक्टस देखने को मिलेगा आपको, कैमल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा हैबिटेट का नाम। 6 नंबर जो फिगर दिख रहा है आपको, ये है बेटा हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे इस तरह के आपका पानी उबल रहा है, बॉयल हो रहा है पानी, पानी यहाँ पे बॉयल हो रहा है। राइट, आगे चलो। ओके, अब देखो एनसीईआरटी कुछ मतलब सुंदर सुंदर सा बातें करता है हमारे साथ कि लाइफ ऐसा है, अच्छा है, लिविंग ऐसा बढ़िया है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, एग्जैक्टली जो लिविंग वर्ल्ड जो है बेटा बहुत ही मतलब नेचुरल चीजें हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में अभी देखो, हम मूवी वगैरह में जब शूटिंग होता है, हम रेस करते हैं घोड़ों का और उनका शूटिंग करवाते हैं। शूटिंग करके एक बहुत ही बढ़िया सा मतलब सीन क्रिएट करते हैं, तो हमें देखकर मजा आता है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग, अगर कुछ घोड़े होंगे जो दौड़ रहे होंगे, इमेजिन करो उनको देखोगे कैसा फील होगा। दूसरा दूसरा इमेज देखो, दूसरा इमेज में बेटा बर्ड्स देखो कैसे मतलब झुंड में कैसे एक पैटर्न बना के, देख पा रहे हो पैटर्न, किस तरह से पैटर्न बनाए हैं। यहाँ पे एक पैटर्न बना के इस पैटर्न में फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। इसको देखोगे रियल लाइफ में देखोगे, हालांकि अभी तो बर्ड्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इस तरह का नजरिया नहीं मिलता है देखने को, बट ये सब जब देखोगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो एनसीईआरटी बेटा जो घोड़े के बारे में जो बता रहा है, इसके लिए कुछ वर्ड यूज कर रहा है, दैट इज गैलोपिंग हॉर्सेस, जो कि दौड़ रहे होंगे, गैलोपिंग हॉर्सेस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह में एक पैटर्न बना के जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है माइग्रेटिंग बर्ड, माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जा रहा है। ठीक है, और कुछ बातें बोलता है, मतलब आपके माउंटेन वैली, वैली जो होता है ना, वैली ऑफ फ्लावर, मतलब अगर बड़े बड़े माउंटेन जाओगे, माउंटेन के ऊपर में कुछ फूल खिले होते हैं, जिसको हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर इन द माउंटेन। ठीक है, इसको देखोगे मजा आ जाएगा। बोल रहा है शार्क का जंपिंग, शार्क का जो अटैक है, अगर देख रहे हो एक शार्क है जो कि अटैक कर रहा है, उसमें भी आपको देखने में मजा आएगा। यही सब मतलब सिंपली एनसीईआरटी कह रहा है आपको कि आप नेचर को उपभोग कर सकते हो, ये सब चीजों को मतलब एक्सपीरियंस करके, नेचर को देखकर, ये सब बातें कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सही भी बात है कि हम ये नेचर को उपभोग कर सकते हैं ये सब चीजें देखकर। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं, पहला बात जो है बेटा व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्या है हमारे, कितने प्रकार का ऑर्गेनिज्म है हमारे दुनिया में, क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इतना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम कौन कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करे हैं, ह्यूमन को अलग क्यों रखे हैं, प्लांट को क्यों अलग रखे हैं, टाइगर को क्यों अलग रखे हैं, इनको कैसे अलग करके रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे, ये थर्ड है। फिर हम बात करेंगे टेक्सोनोमिकल एड, यहाँ पे एल होना चाहिए, टेक्सोनोमिकल एड्स, ये जो कैटेगरी कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्लांट को अलग, एनिमल को अलग, इनको किस वे से, कौन से चीज के, कौन से टूल्स के मदद से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स। ये चार चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार चीजों को 4 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज खत्म करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड में करेंगे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, एंड फोर्थ में करेंगे हम टेक्सोनोमिकल एड्स। बच्चों कोई सा लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा हो सकता है, कोई लेक्चर आपका 1 घंटा हो सकता है, कोई लेक्चर आपका आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है, लेकिन हम इसी पैटर्न में चलेंगे, एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट।
आज करने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग में बेटा हमें 3 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज लाइफ, सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, और कौन कौन से प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसी ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए, जो बोल रहे हैं हम, हमें एक कॉम्पिटिटिव वे में, हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हमें एक कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ना चाहिए चीजों को। क्वेश्चन इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज लाइफ बेटा, लाइफ को हमारा जो एनसीईआरटी डिफाइन करता है, लाइफ इज अ यूनिक, ऑब्वियस बात है यूनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है लाइफ, expressing through the chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction। और हमें जो लाइफ जो एक्सप्रेस करता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के वजह से एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से हम ग्रोथ कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और उसके अगेंस्ट में हम रिएक्ट करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। हम मान लो इंग्लैंड से इंडिया आ गए, तो वहां पे थोड़ा सा स्नो जैसा जगह था, वहां से आकर इधर आए तो यहाँ पे हॉट कंट्री है, यहाँ पे हमने एडप्ट किया चीजों को, ठीक है। और हम जनरली रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे जैसा और एक इंसान को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन। सो ये लाइफ है कह रहा हूं। और एक बार पढ़ेंगे हम, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस which leads to the growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो जब भी ये डेफिनेशन मैं क्यों यहाँ पे बता रहा हूं, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ देगा, तब आपको डिफिकल्टी हो जाता है जब आपको एनसीईआरटी लाइन नहीं आता है, ठीक है। आगे चलेंगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, व्हाट इज लाइफ। अब सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक ऐसा होना चाहिए जो खुद का जैसा खुद बना सके, इवॉल्विंग, टाइम के टाइम साथ वो इवॉल्व होना चाहिए, जैसे कि हम मोंकी से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है। सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, खुद को कंट्रोल कर पाना चाहिए, ये काम करो वो काम करो, खाना पीना सर्कुलेशन सब कुछ कर पाना चाहिए। इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट में आप लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे कि एक प्लांट का नाम है टच मी नॉट, जो मिमोसा पुडिका कहते हो आप, उसको अगर टच करोगे तो फोल्डिंग हो जाता है, उसका लीफ को फोल्डिंग कर देता है। अगर आप यहाँ पे गर्म कप रखा हुआ है, जहाँ पे टी रखा हुआ है, आप टच करते हो सडनली ऐसे हाथ को रिमूव करते हो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, मतलब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और आपने रेस्पॉन्ड किया। ये है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता है, इवोल्यूशन होता है उसका, सेल्फ रेगुलेशन हो पाता है एंड एनवायरमेंटल स्टिमुली को रेस्पॉन्स कर पाता है, उसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या पत्थर एक कर पाएगा, कोई एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर पाएगा? क्या एक पेन, इसको अगर मैं मारूंगा बहुत जोर से तो क्या ये मुझे रेस्पॉन्स करेगा, उल्टा मुझे मारेगा? नहीं। अगर मैं वही आपको अगर मारूं या गाली दूं तो आप उल्टा मुझे कुछ कुछ बोल के चले जाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो रेस्पॉन्ड करोगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स कर पाते हैं बट नॉन लिविंग रेस्पॉन्स नहीं कर पाते, सिंपल सा बात है। आगे चलो। ओके, अब आते हैं बेटा जो हमारे आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। जो क्वेश्चन आपके नीट में बनते हैं बेटा, यहीं से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। जनरली हम यहाँ पे 6 प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स के, 6 प्रकार के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली लिविंग का प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि लिविंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हम लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से, इसीलिए हमें जरूरत पड़ता है बेटा कुछ प्रॉपर्टीज के, उसी के बेसिस में हम डिफाइन करना चाहते हैं लिविंग को। तो जो वो प्रॉपर्टीज है ये है, पहला है बेटा ग्रोथ, फिर आता है रिप्रोडक्शन, फिर आता है एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्स जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, फिर आता है मेटाबॉलिज्म, फिर आता है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट आता है इमरजेंसी। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, इसको याद करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लगाए हैं, ग्राम्स। ग्राम्स शॉर्ट सुने हो ना, ग्राम्स। जनरली ग्राम्स का जो स्पेलिंग होता है कुछ इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग को हम मॉडिफाई करके GRAMCE कर दिए हैं,
हालांकि ये भी जो है ट्रिक हम कहीं से देखे हैं, ठीक है, हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है। ओके, सो जी फॉर हो गया ग्रोथ बेटा, आर फॉर हो गया रिप्रोडक्शन, ए फॉर हो गया एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्स, एम फॉर हो गया मेटाबॉलिज्म, सी फॉर हो गया आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ई फॉर हो गया इमरजेंस। तो ग्राम्स याद करेंगे और ये 6 प्रॉपर्टीज को याद करेंगे लिविंग का। अब एक एक करके हर प्रॉपर्टी को हम बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है बेटा ग्रोथ, पहला जो है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। देखो मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, आपको कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ाई करना चाहिए, एनालिटिकल वे में पढ़ाई करना चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए हर टॉपिक का, ठीक है। तो पहला जब ग्रोथ पढ़ेंगे बेटा, ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, ये आपको दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन। क्या ग्रोथ रिवर्सिबल है, मतलब आप बचपन में छोटा बच्चा थे, अब इतना बड़ा हो गए हो, क्या फिर से छोटा हो सकते हो, क्या रिवर्सिबल है, पॉसिबल नहीं। इसका आंसर तो हमें मिल गया कि रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ग्रोथ इज नॉट रिवर्सिबल। ओके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, क्या प्लांट जैसे ग्रो करता है, क्या एनिमल भी वैसे ग्रो करता है, सोचो सोचो दिमाग में लगाओ, क्या प्लांट जैसे ग्रो करता है, क्या एनिमल भी वैसे ग्रो करता है, अलग है बेटा, डिफरेंस है इनमें, वो भी देखेंगे। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, यूनिसेलुलर मतलब आप लोग तो पता है ना, एक बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं जो कि एक सेल से बना होता है। मल्टीसेलुलर मतलब एग्जांपल ले लो ह्यूमन, क्या बैक्टीरिया एंड ह्यूमन का ग्रोथ सेम है, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, क्या एक मरा हुआ इंसान, मरा हुआ इंसान बोल रहा हूं, क्या ये पेन ग्रो करेगा, नहीं ग्रो करेगा, नो। बट बेटा कुछ ऐसे भी नॉन लिविंग है जो ग्रो करते हैं, बट सम कैन ग्रो, मतलब आप बोलोगे नॉन लिविंग कैसे ग्रो करेगा सर, वो भी बात करेंगे, वही भी चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थर्ड लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं ग्रोथ को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला है डज ए डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसका आंसर भी नो है बेटा, इसका आंसर भी नो है। तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए जब आप ग्रोथ का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ है बेटा, इसका डेफिनेशन दिया है, इट इज द इरिवर्सिबल, पहला क्वेश्चन आ गया, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। इट इज द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन, मतलब मास में ग्रो होना एंड नंबर में ग्रो होना, और कौन से प्रोसेस में बेटा, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन प्रोसेस में, उसको कहेंगे ग्रोथ। जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस तो जानते ही होगे, एक सेल से दो सेल बन रहा है, एक सेल से दो सेल बना। तो यहाँ पे बेटा आपका सेल का नंबर बढ़ा, जब सेल का नंबर बढ़ा, सेल का मास भी यहाँ पे बढ़ा है। तो जहां पे सेल नंबर एंड सेल मास बढ़ता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं, और वो भी इरिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ किया और वो फिर से छोटा हो जा रहा है, ऐसा होगा तो उसको हम रिवर्सिबल सॉरी ग्रोथ नहीं कहेंगे, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो हम बात करते हैं बेटा, क्या दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है सारा का सारा ग्रो करते हैं, क्या ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, हाँ बेटा, हमारा एनसीईआरटी पहले लाइन में लिखता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, पहला पॉइंट, ठीक है। अगर दूसरा बात करूं मैं, ये क्या है, इरिवर्सिबल है एंड इंक्रीजिंग इन सेल मास एंड इंक्रीजिंग इन सेल नंबर है। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है बेटा, सेल मास इंक्रीज हुआ एंड सेल नंबर इंक्रीज हुआ। एनसीईआरटी कहता है इन दोनों को ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहता है, क्या कहता है बेटा, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि दोनों भाई भाई जैसे हैं, अगर ग्रोथ, अगर मास ग्रोथ हो रहा है तो सेल नंबर ग्रोथ होगा, सेल नंबर ग्रोथ हो रहा है तो मास भी ग्रोथ होगा, इसलिए इसको कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन पूछता है बेटा कि
कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो सेल मास में इंक्रीज करना, सेल नंबर में इंक्रीज करना, दैट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं बेटा ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है, एनिमल में कैसे ग्रोथ होता है। तो पहले देखते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। ओके, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, मतलब जितना दिन तक प्लांट जिंदा है तब तक ग्रो करेगा। पर वहीं पे अगर मैं एनिमल का बात करूं, ह्यूमन बींग्स का बात करूं, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रो करते हैं। पर्टिकुलर एज तक ग्रो करने के बाद वो उनका डिजेनरेशन होता है। समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो ग्रो नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है, बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट जो होता है बेटा, लाइफ स्पान जितना दिन तक जिंदा रहेगा तब तक ग्रो करता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ओके। और कुछ चीजें बातें करेंगे। प्लांट लाइफ टाइम तो ग्रो करता है, ये बात समझ लिया। प्लांट का ग्रोथ को कहा जाता है बेटा लोकलाइज्ड। प्लांट का ग्रोथ को कहा जाता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है बेटा, फिक्स्ड लोकेशन में ग्रो करेगा प्लांट। फिक्स्ड लोकेशन जैसे आइदर रूट में ग्रो कर सकता है, आइदर शूट में ग्रो कर सकता है, या जहां पे आपका मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वहां पे आपका प्लांट ग्रो। ठीक है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ प्लांट ग्रो करेगा, ऐसा नहीं, चारों तरफ ग्रो नहीं करता। जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू है जो कि सेल डिवाइड करता रहता है, और सेल डिवाइड करने की वजह से आपका ग्रोथ होता है। उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रूट एंड शूट की जगह में एपिकल रीजन में आपका ग्रोथ होता है जनरली। तो फिक्स्ड लोकेशन में ग्रोथ होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ का जो ग्रोथ है बेटा क्या लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। थ्रू आउट द लाइफ स्पान यहाँ पे ग्रोथ होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ओके। अब हम बेटा ग्रोथ इन एनिमल देखेंगे, एनिमल में कैसे ग्रोथ होता है। ये देखो एक एनिमल ग्रो कर रहा है, ठीक है, एनिमल ग्रो कर रहा है। इन एनिमल ग्रोथ इज ओनली बेटा ओनली अप टू ए सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो होता है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करता। सिंपल सा बात है। बट अगर ग्रो नहीं हो रहे हैं, बट मान लो किसी में इंजुरी हो गया, मान लो यहाँ पे इंजुरी हो गया, टिश्यू आपका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस टिश्यू को भरने के लिए आपका उस टिश्यू को लॉस जो हुआ है उस सेल को आपको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। समझ में आ रहा है। हालांकि सेल डिवीजन का मतलब हम क्या सुने थे अभी, सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होता है, बट कभी कभी सेल डिवीजन आपका जो टिश्यू लॉस हुए हैं, जो सेल लॉस हुए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी होता है, बट ग्रोथ नहीं होता। एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है इतना बातें, ओके। ये बात समझ में आ गया। तो हमने बात किया कि एनिमल का जो ग्रोथ है बेटा लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, राइट, ओके। अब बात करेंगे क्या ये फिक्स्ड लोकेशन में होता है कि ओवरऑल ग्रो करता है एनिमल। देखो फिक्स्ड लोकेशन मतलब मेरा मेरा सर सिर्फ ग्रो करता है क्या, कि मेरा हाथ सिर्फ ग्रो करता है। इमेजिन करके देखो, आपका पैर, एक पैर ग्रो कर रहा है इतना लंबा, आपका एक हाथ ग्रो कर रहा है इतना लंबा, और बॉडी का कोई पार्ट ग्रो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, अगर ग्रो होगा तो ओवरऑली ग्रो होता है आपका एनिमल का। तो एनिमल ग्रोथ इज ओवरऑल, ओवरऑल ग्रोथ कह सकते हो, और यूनिफॉर्म ग्रोथ कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है एनिमल में। क्लियर है इतना बातें, ओके, ठीक है। चलो, तो मैंने प्लांट्स एंड एनिमल के बीच में क्या क्या बातें की बेटा। प्लांट्स ग्रोथ जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या हम बात किए, अनलिमिटेड का मतलब है थ्रू आउट द लाइफ स्पान, थ्रू आउट द लाइफ स्पान, थ्रू आउट द लाइफ कह सकते हो। एनिमल ग्रोथ क्या है बेटा, लिमिटेड है, मतलब अप टू अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज तक, अप टू ए सर्टेन एज ग्रो करेगा। ठीक है। प्लांट का ग्रोथ क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर जगह में होता है जिसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। और लोकलाइज्ड मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक फिक्स्ड लोकेशन में ग्रोथ होगा। और एनिमल ग्रोथ का बात करेंगे तो ये लोकलाइज्ड नहीं है, ये यूनिफॉर्म ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रोथ है, और यहाँ पे कह सकते हो ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। डन, इतना बातें समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं।
ओके, अब देखेंगे बेटा यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कहाँ गया, एक मिनट जस्ट। ओके, अब बात करेंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है, वन सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, जो मेनी सेल से बना है उसको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है? ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम बैक्टीरिया, एग्जांपल लेते हैं हम बैक्टीरिया, और मल्टीसेलुलर का हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स, राइट, ह्यूमन ले लिए। अब क्वेश्चन ये है, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन दोनों के बीच में जो ग्रोथ हो रहा है क्या सेम है, कि कुछ और बातें हैं जो हमें समझना चाहिए? देखो कुछ और भी बातें हैं बेटा, कुछ और बातें क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करोगे, मान लो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया जो ग्रो करता है बेटा सेल डिवीजन प्रोसेस, फिजन प्रोसेस से ग्रो करता है, फिजन प्रोसेस से ग्रो करता है, एक से दो सेल में कन्वर्ट होता है। अब देखो ये फिजन जो है बैक्टीरिया का क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन है, क्या है ये, रिप्रोडक्शन है। सर आप तो ग्रोथ पढ़ा रहे थे, रिप्रोडक्शन में कहां चले गए? सुनो, अभी हमने पढ़ा था ग्रोथ का मतलब है सेल डिवीजन प्रोसेस से सेल नंबर बढ़ना, तो बैक्टीरिया जो है एक सेल है, जब सेल डिवीजन होगा एक से दो बनेगा कि नहीं बनेगा, एक सेल था दो सेल बना तो सेल का डिवाइड हुआ। अब देखो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन ही तो आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होता है और उसी सेल डिवीजन की वजह से बैक्टीरिया में आपका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, बैक्टीरिया इन द सेंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन भी वही है, क्योंकि ग्रोथ भी सेल डिवीजन से होता है, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ and reproduction are synonymous, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा, सिनोनिमस, ठीक है, ये हो गया आपका सिनोनिमस, समझ में आ गया। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई बात नहीं, ओके। और अगर मान लो एक बैक्टीरिया है, ये आपका बाइनरी फिजन जाकर आपका नया सेल बना रहा है, ठीक है, दो नया सेल बना रहा है, एक सेल टूटकर दो सेल बन जाता है, तो ये पहला वाला जो नंबर 1 वाला सेल है ये कहाँ गया, ये जो नया जो पुराना सेल है ये सेल आपका डिवाइड हो गया और दो नया डॉटर सेल बन गया, नया सेल, ये दोनों क्या हो रहा है, न्यू सेल है। तो पहला वाला कहाँ गया, पहला वाला गायब हो गया, उसी से आपका दो अलग अलग नया बना। अब देखो पहला वाला गायब हुआ, बर्थ हुआ उसका, मान लो क्या वो मरा, क्या नहीं मरा है ना। अभी देखो पहला वाला जो सेल है वो ना ही जिंदा है ना ही डेथ हुआ है, तो बैक्टीरिया ना ही जिंदा है अभी ना ही मरा है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया मर नहीं रहा है बेटा, वही खुद को दो ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर दे रहा है। तो बैक्टीरिया को हम इसीलिए इमोर्टल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इमोर्टल, अमर कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का डेथ नहीं होता है, बैक्टीरिया अपने आप में डिवाइड होकर दो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, खुद का जो अस्तित्व है उसको मिटाकर दो अलग ऑर्गेनिज्म, दो नया ऑर्गेनिज्म सेम प्रकार का बना देता है, लेकिन खुद नहीं मरता है, खुद जिंदा भी नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। सो इसलिए बैक्टीरिया को इमोर्टल भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे चलेंगे। ओके, अब देखो ग्रोथ इन नॉन लिविंग, ग्रोथ इन नॉन लिविंग, क्या नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, ऑब्वियस सी बात करते हैं बेटा। ग्रोथ देखो ये मान लो आपका एक माउंटेन्स का फोटो दिया गया है, ये माउंटेन्स का यहाँ पे फोटो दिया गया है। अब देखो इस माउंटेन्स को अगर देखोगे 10 साल बाद अगर देखोगे यहाँ पे कुछ बर्फ कुछ केमिकल्स ऐसे आपका डिपोजिट होके इस जगह में ऐसे ग्रो कर गया होगा, मतलब नॉन लिविंग ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग आपका ग्रो करते हैं, बट कुछ केमिकल के डिपोजिशन के वजह से ग्रो करते हैं। यहाँ पे इनके सरफेस में कुछ ऐसे केमिकल या कुछ सैंड हो गया, कुछ और मटेरियल हो गया, यहाँ पे आकर उड़ उड़ के हवा आया और यहाँ पे डिपोजिट हो गया, ऐसे यहाँ पे कुछ उड़ उड़ के आया और यहाँ पे डिपोजिट हुआ,
तो इसके वजह से इसका साइज ग्रोथ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? साइज ग्रोथ हो जाएगा। तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, thus नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो। समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सरफेस में कुछ मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से ग्रो करते हैं। सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा हमारा आंसर मिल गया। क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, हमारा जो यहाँ पे नॉन लिविंग को देखा, नॉन लिविंग को जो हमने देखा, नॉन लिविंग जो ग्रो किया, कैसे ग्रो किया? ग्रो एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली ग्रो किया। बट लिविंग जो ग्रो करते हैं, जो लिविंग ग्रो करते हैं अंदर से ग्रो करते हैं। सो लिविंग ग्रो इंटरनली। कैसे ग्रो करते हैं बेटा? इंटरनली। ये बात याद रखना है। अगर इंटरनल, अगर ग्रोथ इज इंटरनल देन इट इज डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग बोला जाए तो, अगर इंटरनल ग्रोथ है तो उसको हम कह सकते हैं डिफाइन। बट जनरली इन जनरल ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन मतलब है बेटा प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ओन टाइप। हम रिप्रोडक्शन मतलब जानते हैं, हमारा बच्चा पैदा होगा या आप बच्चा हो अपने पेरेंट्स से आए हो, तो अपना पेरेंट्स से जब हम आए हैं, पेरेंट्स क्या है? ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग से हम बने हैं, मतलब उन जैसा हम बने हैं, तो हमको उन्होंने प्रोडक्शन किया है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ओन टाइप, अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को बनाना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर देखेंगे, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? प्रोजेनी का मतलब होता है बेबी। प्रोजेनी का मतलब होता है बेबी, और यू कैन से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ओके। It is the production of progeny having features similar to those of parents. Parents जैसा दिखना, parents के साथ similar जैसे progeny को प्रोडक्शन करना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब देखो रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा आपका दो प्रकार से हो सकता है। आपका एसेक्सुअली होता है, दूसरा आपका सेक्सुअली। सो रिप्रोडक्शन का दो प्रकार है, दो टाइप्स है, वन इज योर एसेक्सुअल एंड अदर वन इज योर सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जैसे कि हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी, वहां पे आपको दिख जाएंगे बेटा बॉडिंग दिख जाएगा। बॉडिंग एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन एक तरह का है। फ्रैगमेंटेशन है बेटा, फ्रैगमेंटेशन। आपका रीजेनरेशन है, रीजेनरेशन। और ये बेटा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और एक बेटा स्पोरुलेशन। These are the asexual reproduction types. Okay, types of asexual reproduction है, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो पहला वाला जो है दैट इज बॉडिंग। पहला जो बॉडिंग है बेटा, बॉडिंग के बारे में मैं आप लोगों को अगर बोलूं तो आपको दो एग्जांपल याद रखना होगा बॉडिंग के लिए। पहला तो बेटा ईस्ट है। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम भी याद रख लो आज से ही, दैट इज सैकरोमाइसिस सेरेविसी। सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ओके, सैकरोमाइसिस सेरेविसी और दूसरा है बेटा हाइड्रा। इन दोनों का एग्जांपल याद रखेंगे फॉर बॉडिंग प्रोसेस। बॉडिंग प्रोसेस में होता क्या बेटा, पहले एक ऑर्गेनिज्म होता है, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे छोटा सा आउटग्रोथ होता है। देखो इस तरह से आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ होने के बाद जैसे बॉड जैसे ग्रो होता है, बॉड होने के बाद वही आउटग्रोथ आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ये पूरा अलग एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉडिंग। तो बॉडिंग देखो यहाँ पे आपका ईस्ट में ये आपका
ईस्ट है, यहाँ पे ऐसे बॉड फॉर्म होकर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह हाइड्रा में देखेंगे, ये आपका हाइड्रा है बेटा, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा में देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा बॉड ग्रोथ हो रहा है, यही बॉड फिर से आपका एक हाइड्रा बन जा रहा है यहाँ पे देखो, और फाइनली आपका एक बॉड जो है नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बॉडिंग कहते हैं, जिसको हम बॉडिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या है? लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट आपका लॉस हुआ है, लॉस्ट पार्ट रीजनरेट हो जाना। अब लोग अगर कोई अमेजिंग स्पाइडरमैन देखे होंगे, वहां पे लिजर्ड होता है, लिजर्ड का टेल को तोड़ने के बाद भी वो लिजर्ड का टेल फिर से वापस आ जाता था, मतलब वो टेल का पार्ट लॉस हो जाता था, फिर से रीजनरेट कर जाता था। तो आपको रीजनरेशन में याद रखना है एक एग्जांपल, प्लाटोन का एग्जांपल याद रखना है आपको। प्लाटोन का एग्जांपल है बेटा प्लानेरिया, जो फेमस है रीजनरेशन के मामले में, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना। प्लानेरिया क्या बेटा? प्लानेरिया, राइट, दिस इज योर प्लानेरिया, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखेंगे सारे बच्चे। ओके, अब देखो प्लानेरिया का जो रीजनरेशन प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारा प्लानेरिया है, ये हमारा प्लानेरिया है। तो यहाँ पे नंबर 1 में ले रहा हूं इस एरो से, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 में देखो सिर्फ हेड है, बाकी ये जो पार्ट है बेटा लॉस हो गया, ये लॉस पार्ट है। तो इसमें सिर्फ हेड प्रेजेंट है और इसका बॉडी पार्ट लॉस हो गया है। तो ये लॉस पार्ट देखो यहाँ पे रीजनरेट हुआ है, हेड अपना वैसे ही रहा है। ठीक है, दूसरा में देखो यहाँ पे टेल पार्ट है, यहाँ पे आपका टेल पार्ट है, बाकी ये पार्ट लॉस है, ये लॉस पार्ट यहाँ पे रीजनरेट हुआ है, फिर से बना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो थर्ड में देखो, यहाँ इसका बॉडी पार्ट है बट हेड एंड टेल नहीं है, ये आपका टेल नहीं है, ये दोनों पार्ट आपका देखो यहाँ पे रीजनरेट हुआ है। तो सिंपली बेटा रीजनरेशन का मतलब होता है जो पार्ट आपका लॉस हो चुका है वो पार्ट आपका फिर से आ जाना, फिर से रीजनरेट करना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरुलेशन। अब आते हैं, हम सीखते हैं स्पोरुलेशन के बारे में। स्पोरुलेशन सिंपल है बेटा, स्पोरुलेशन मतलब कुछ स्पोर फॉर्म होगा, जनरली ये फंजाई में होता है, जनरली आपको फंजाई में होता है। यहाँ पे स्पोर्स है बेटा, ये क्या है? स्पोर्स है। ये स्पोर्स जो बन रहे हैं ये आकर अगर सॉइल में गिरेंगे, सॉइल में मान लो गिरे और इस सॉइल में जर्मिनेट करके नया फंगाई बनाएंगे, नया फंगाई बनाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। ठीक है, एग्जांपल वगैरह याद रखेंगे। देखो रिप्रोडक्शन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे बेटा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक करके एक चैप्टर है 12th में, वहां पे आप लोगों को हम अच्छे तरीके से सारे चैप्टर का सारे रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलो। ओके, अब आता है बेटा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के लिए एक एग्जांपल याद रख लो, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। फिर आप लोग एग्जांपल करो फंजाई, फिलामेंटस फंजाई याद रखो, फिलामेंटस फंजाई। ऐसे देखो प्रोटोनेमा मोसेस, देखो प्रोटोनेमा मोसेस जो है आपका, मस जो होता है, मसेस छोटे छोटे ग्रासेस टाइप का, छोटे छोटे ग्रासेस होता है उस तरह का दिखता है मसेस, उसका एक स्टेज होता है जिसको हम प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं, उसी स्टेज में ये फ्रैगमेंटेशन कर सकता है। ओके, फिलामेंटस आल्जी ले लो, फिलामेंटस आल्जी, ये जो स्पाइरा वगैरह देख रहे हो ये भी आपका क्या बेटा आल्जी ही है, फिलामेंटस आल्जी। ये सब क्या कर सकते हैं बेटा? फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है? मान लो ये सेल का एक पार्ट है जो कि फ्रैगमेंट हो गया, यहाँ पे निकल गया, ये फ्रैगमेंटेड पार्ट फिर से ग्रो कर जाएगा ओवरऑली, यहाँ से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसको हम क्या कह देंगे? फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल, होल इंडिविजुअल बन जाना, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। आई होप क्लियर है सभी को। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फिर आता है आपका फिजन। फिजन जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया है बेटा, ये आपका एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया यहाँ पे देखो थोड़ा सा ग्रो किया, ग्रो करने के बाद यहाँ पे देखो इस जगह में इसका क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होके ये दो अलग अलग बैक्टीरिया बन गया है। तो फिजन में भी क्या हो रहा है बेटा? रिप्रोडक्शन
हो रहा है। और यहाँ पे बेटा सारे के सारे को हम क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, इन सबको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ये बात जानना चाहिए आप लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कह रहे हैं, कारण ये है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ना ही स्पर्म ना ही ओवम, इनका कोई गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिफरेंस, एक डेफिनेशन समझो कि जहां पे आपका रिप्रोडक्शन होगा बट वहां पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस, प्रोसेस में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्लियर? ओके, यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन, ये आपका दिख रहा होगा बेटा बैक्टीरिया, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आपका बाइनरी फिजन कर रहा है, ये आपका बाइनरी फिजन कर रहा है, ये आपका देख सकते हो, ये आपका बॉर्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, बॉर्डिंग कर रहा है। ओके, सो जनरली ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, बिकॉज रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है। क्लियर है इतना बात है? ओके, अब देखो हम बात करेंगे क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, क्या दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या सारे के सारे ग्रो करते हैं, सारे के सारे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे म्यूल का, एक एग्जांपल लेते हैं म्यूल। म्यूल जो कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हॉर्स एंड डोंकी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के म्यूल बनाया गया है। म्यूल बेटा एक ऐसा प्राणी है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, अनेबल टू रिप्रोड्यूस, अनेबल टू डू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा आता बेटा आपका हनी बी, वर्कर हनी बी। देखो क्वीन तो रिप्रोडक्शन कर पाता है, लेकिन वर्कर हनी बी ये नहीं कर पाता है बेटा। ठीक है, सो मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जांपल है म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ ऐसे भी ह्यूमन कपल्स हैं, पति पत्नी हैं, उनका बच्चा नहीं होता क्योंकि वो इनफर्टाइल है, उनका स्पर्म नहीं बन पाता, एग नहीं बन पाता, मतलब गैमेट नहीं बन पाता, इसीलिए इनको इनफर्टाइल कहा जाता है। ठीक है, हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी कारण के वजह से हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में भी कहीं चला गया है। ओके, इट्स ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज 2 प्रॉपर्टी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी जो प्रॉपर्टी है उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।